तंग इनसे मिलिए। इनसे मिलिए कार्यक्रम में आज हमारे साथ हैं पर्वतारोही और प्रशिक्षक ऋषिकेश यादव। ऋषिकेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। मुझे ये बताइए कि मूल रूप से आप क्या काम करते हैं और ये जो शौक है पहाड़ों पर चढ़ने का, ये कब लगा था आपको? मैं गवर्नमेंट सर्वेंट था, अभी रिटायर हो गया हूँ जी। तो जब कॉलेज में था, मैं पूना से हूँ बेसिकली, वहाँ पर कॉलेज में जाने के बाद ही कुछ कर पा रहा था, तो उसके कारण वहीं पर दोस्त लोग मिले थे, उसके साथ फिर सह्याद्री में घूमना शुरू हुआ था। जी। पूना के आसपास पहाड़ बहुत है, किले भी है, ज्यादातर शिवाजी महाराज के जो किले हैं उसके कारण वो एक अट्रैक्शन था कि पहाड़ में जाना है, किले देखना है, हिस्ट्री देखना है, तो वो नजरिए से जाते थे। ये किन वर्षों की बात है? ये 1975 में। ओहो हो, बहुत ही पुरानी बात है। तो तब आपने महाराष्ट्र में पूना के आसपास के जो पहाड़ थे या किलों पर जाना शुरू कर दिया था। तब तो माहौल बहुत अलग तरह का होगा, बहुत लोग नहीं जाते रहे होंगे उस समय। हाँ, बहुत ही अलग था। तब हम जब पहाड़ों के लिए जाते थे तो लोग हमें पागल कहते थे। ये पीठ पर सैक वगैरह लगा कर जाना है, खाना लेकर जाना है, एक एक दो दिन रहना है वहां पर व्यवस्था नहीं होती थी, जहाँ कहीं कुछ मिले उस पर रहना, खाना और वापस आना। तो एक तो लोगों को पता ही नहीं था कि पहाड़ों में देखने के लिए क्या होता है, क्यों जाते हैं पहाड़ों में ये। और दूसरा था कि डर था कि पहाड़ों में जब जाते हैं तो कुछ न कुछ होगा। माँ खास करके डरती थी कि ये जाएगा तो कुछ होगा, गिरेगा, लगेगा, उसके कारण डर था। जंगली जानवरों हाँ, का जंगली जानवरों का भी था। लेकिन 8-10 साल के बाद थोड़ा सा उसके बारे में लिखने लगे, पढ़ने लगे, पेपर में आने लगा कि ऐसे पर्वतारोही जाते हैं, किलों पर जाते हैं तो अच्छा काम करते हैं, उससे सेहत अच्छी रहती है, मानसिकता अच्छी रहती है, तो थोड़ा सा उसमें क्रेडेंशियल बढ़ने लगे। देखिए, आजकल के भी माँ बाप जो हैं वो डरते होंगे जब कोई किशोर वय लड़का या युवक युवतियां पहाड़ पर जाने की घर में परमिशन मांगते होंगे। आप उन सबको बताइए कि क्या कभी कोई ऐसा खतरा हुआ, कभी कोई जंगली जानवर, कोई और इस तरह का हादसा? नहीं, अभी मैं 40 साल हुआ हूँ कि पहाड़ों में जा रहा हूँ। हाँ। तो कभी नहीं ऐसा हुआ कि कुछ जान पर खतरा है कि किसी जंगली जानवर के कारण। हाँ, कहीं हम गलती खुद करते हैं तो ही रिस्क रहती है, क्योंकि माउंटेन में जितने भी एक्सीडेंट्स होते हैं 99% एक्सीडेंट ह्यूमन एरर्स के कारण होते हैं। 1% कभी कभार हुआ क्योंकि उसमें नेचुरल चीज है, उसके कारण एक्सीडेंट हुआ। जी जी। तो ये बहुत ही अच्छा स्पोर्ट है, एक तंदुरुस्ती शरीर की रहती है और मानसिकता भी बहुत अच्छी रहती है। तो आप कॉलेज के जमाने से शुरू करके और जब नौकरी शुरू कर ली उसके बीच में भी समय निकाल के पहाड़ों पर जाते रहे। महाराष्ट्र से बाहर कब जाना शुरू किया पहाड़ों पर? करीबन 79-80 में पहली बार हिमालय गया था। उसके बाद से फिर हर साल हिमालय में जाता हूँ। उसके बाद हिमालय के बाद वापस साल भर सह्याद्री का ट्रैकिंग वगैरह शुरू रहता है, यानी ये सिलसिला लगातार चलता रहता है। हाँ। हिमालय की तरफ जब देखते हैं तो निगाह जो है वो सीधे माउंट एवरेस्ट पर जाती है। 8,848 मीटर की चोटी है और संसार का सबसे ऊंचा शिखर। आपने उसे जीता है? हाँ, 1998 में हमने एवरेस्ट की मुहिम की थी। वो अपने देश की पहली सक्सेसफुल इंडियन सिविलियन एक्सपीडिशन थी, तो एक हमें गर्व था कि हम वो एक्सपीडिशन कर पाए। और दूसरी बात थी कि वो जो एक्सपीडिशन थी, हमने अपनी स्वतंत्रता की 50वीं सालगिरह जब चल रही थी देश में, तो उसके तहत हमने अपना तिरंगा दुनिया के सर्वोच्च चोटी पर लहराएगा, ये इच्छा से हमने की थी और उसमें हम सक्सेसफुल हुए। तब तो धूम मच गई होगी। बहुत कुछ। कितना मुश्किल रहा? वहां की सबसे अनूठी याद हमें बताइए इस एक्सपीडिशन की। एवरेस्ट जब हम गए थे तो हमने तिब्बत साइड से एवरेस्ट किया था, और तिब्बत साइड से एवरेस्ट चढ़ना बहुत कठिन है। मैं अपने सुनने वालों की जानकारी के लिए ये पता करना चाहूंगा कि किस किस तरफ से चढ़ते हैं। नेपाल की तरफ से चढ़ते हैं और तिब्बत की तरफ से चढ़ते हैं? हाँ, दो देश के बीच में एवरेस्ट है, उसका जो चोटी है और दो देश में विभाजित है। आधा नेपाल में, आधा तिब्बत में है। तो ज्यादातर लोग नेपाल की तरफ से जाते हैं। नेपाल तरफ से जो जाना है वो आसान है रूट वो, और वेदर जो है ज्यादातर नेपाल साइड से जब है वो तो अच्छा रहता है, क्योंकि वहां पर एक रेंज है, उसके कारण जो तिब्बत के पठार से जो हवा आती है उसे रोकी जाती है, उसके कारण नेपाल साइड से आसान रहता है। और दूसरी चीज है कि जो कठिनाई चढ़ने के लिए है वो बेस कैंप से कैंप 1 तक ही है नेपाल साइड से। बिल्कुल बिल्कुल। और तिब्बत में आप जाएंगे तो हवा बहुत तेज चलती है, और जो कठिनाई है वो लास्ट पोर्शन में है। आप जब कैंप 6 से ऊपर निकलते समिट के लिए, तब आपको 4000 फीट रोप लगाना होता है, पूरे किले लगाने होते हैं, उसके बगैर आप चढ़ ही नहीं सकते। तो उसके कारण जो है अनसक्सेस रेट जो तिब्बत से बहुत ज्यादा है। तो आपने इसे ही क्यों चुना था? पैसा
ओ। पैसा जुटाना ये सबसे बड़ी कठिन बात है। हमें 3 साल लगे पैसा इकट्ठा करने के लिए। तो जितना पैसा नेपाल साइड से देना चाहिए था उतने हमारे पास नहीं थे, क्योंकि नेपाल साइड से रॉयल्टी ज्यादा है और चाइना साइड से उस वक्त तो बहुत कम थी, क्योंकि चाइना से एक्सपेडिशन जाते ही कम थे। तो चाइना गवर्नमेंट जो है कम रखता था। तो हमने सोचा देखो पैसे जितने जमे उसमें ये हमारी जो स्वतंत्रता की सालगिरह है वो तो हमें एक ही साल में करना है, तो जाना तो है। इसके कारण भी कम पैसे थे तो हमने तिब्बत में से कोशिश की थी। और तिब्बत में हम जब गए थे तो वहां पर 14 नेशंस और लोग जमे थे उसमें। वहां पर चाइना थे, जापान था, रशिया थी, अमेरिका थे, बहुत बड़े बड़े नेशंस के लोग आए थे और उनके साथ साथ हमने कोशिश की थी। और एक सबसे बड़ी बात है कि हम जब वहां पर पहुंचे थे तो हमारे पास, हम अकेले रहेंगे तो हमारे पास जितनी चीजें चाहिए, जो एक्सपर्टीज चाहिए, वो सब हमारे पास थी। उसके कारण क्या हुआ कि हमने पूरी जोर लगाकर कोशिश की और सब नेशन में सबसे पहला हमने रूट ओपन किया और अपना तिरंगा जो है सबसे पहले वहां पर पहुंचाया था एवरेस्ट पर। तो उस साल की वो सबसे पहली समिट सक्सेसफुल थी और उसका एक क्रेडिट रहता है कि ये मौसम में किसने उस पर चढ़ाई की थी। क्या बात है। तो मुश्किल रास्ता चुना और आर्थिक परेशानियों के बावजूद आप माउंट एवरेस्ट पर चढ़ पाए। मुझे ये बताइए कि उसके बाद आपने काफी सारे लोगों की मदद करनी शुरू की एवरेस्ट पर चढ़ाई करने के लिए, इसकी वजह क्या थी? एवरेस्ट जब मैं जाकर आया तो उसके बाद एक महसूस होने लगा कि पहाड़ बहुत कुछ है, अपनी जिंदगी कम है, इससे ज्यादा पहाड़ हैं जी। और जो ग्लैमर मुझे मिला था एवरेस्ट के कारण मिला था, और एवरेस्ट के लिए जो हमें ग्लैमर जो मिला था वो हमारे पैसे से नहीं था, पब्लिक मनी से था। तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं समझता हूँ कि मेरी अभी जो ग्लैमर है माउंटेन के कारण है, तो ये माउंटेन को वापस देना चाहिए, सोसाइटी के लिए यूज आना चाहिए। तो उसके कारण उसके मैंने पर्सनल क्लाइंबिंग पूरा 98 के बाद बंद किया और उसके बाद जो है इसको बच्चों के लिए नेशन वाइड इसका स्प्रेड हो, माउंटेनिंग एक्टिविटी, इसके लिए कोशिश की। तो ये तो अद्भुत काम है। मतलब आपने अपना निजी जो पर्वतारोहण का काम है वो पूरी तरह से बंद करके और बच्चों और सिविलियंस के लिए काम करना शुरू किया। हाँ, तो उसके लिए मैं कोशिश कर रहा था कि जरिया क्या लिया जाए। तो पहले मैं यूथ हॉस्टल में काम करता था, तो फिर से मैंने कोशिश की कि मैं एवरेस्ट जाकर आया हूं तो मैं कुछ कर सकता हूं आपके लिए। तो उनको भी मेरे जैसे अनुभवी पर्वतारोही की जरूरत थी, तो उन्होंने मुझे नेशनल की जो एक एडवेंचर कमेटी होती है उसका उन्होंने मुझे इंचार्ज बनाया 2002 में। तो उसके कारण मेरा जो दायरा जो है पूरे नेशन के लिए खुल गया। तब क्या होता था कि पूरे नेशनल प्रोग्राम जो है हिमाचल में ही होते थे। में अपना जो देश है ना, ये विविधता से भरा हुआ है। बिल्कुल, हर एक स्टेट की एक अलग अलग जियोग्राफी है। तो मैंने उसको देखकर अलग अलग स्टेट में उस तरीके के नेशनल प्रोग्राम बनाने शुरू किए। जैसे जैसलमेर में डेजर्ट है तो डेजर्ट ट्रेकिंग प्रोग्राम जैसलमेर में शुरू हुआ। फिर आप कोडाईकनाल में जाइए तो कोडाईकनाल की पर्वत श्रृंखला जो है अलग तरीके से है। केरल में मुन्नार है, मुन्नार हिल में ट्रैक कर सकते हैं, तो मुन्नार का ट्रैकिंग शुरू किया। फिर बाद में कूर्ग है जो कर्नाटक का कोस्टल एरिया है, उसमें ट्रेकिंग शुरू की है। फिर बाद में दार्जिलिंग है, पहाड़ों के लिए मशहूर है, वहां पर संदकपू का ट्रैक शुरू किया वेस्ट बंगाल के लोगों को साथ लेकर। मेघालय में केव्स है, तो मिजोरम में ट्रैकिंग शुरू की और वो केविंग का प्रोग्राम शुरू किया, वो भी बहुत अच्छी तरह से चलने लगा। फिर उधमपुर JNK में जो पहले वहां पर असैसिनेशन हुआ था, तो वो एरिया में ट्रैकिंग शुरू की। तो उसके लिए 2-3 साल लगे सेट करने के लिए, क्योंकि उसमें वहां जाना एरिया थोड़ा रिस्क था, लेकिन वो भी प्रोग्राम अच्छी तरह से चलने लगा। फिर मध्य प्रदेश है, पचमढ़ी का प्रोग्राम है, उनके मध्य प्रदेश के लोगों को लेकर उनको प्रमोट किया। तो इस तरीके से हर एक स्टेट की जो खुद के नेशनल प्रोग्राम होने चाहिए तो स्प्रेड करते ले गए थे। शुरुआत में दिक्कतें आई होंगी इसमें? बहुत दिक्कत है, क्योंकि हर एक स्टेट में जाकर उनके लोगों को उनको एनकरेज करना, फिर उनसे वो सब सुविधाएं इकट्ठा हो, फिर उनको प्रमोट करो, फिर उसको प्रोग्राम को फिर नेशनल लेवल पे उसको पब्लिसिटी, फिर बाद में अवेयरनेस डेवलप करना। 2-3 साल तो हर जगह पे थोड़ा सा दिक्कत आती थी, फिर अपने आप शुरू होते थे, फिर वो खुद ही करने लगे। अभी हर एक स्टेट के अपने अपने प्रोग्राम नेशनल लेवल पे अच्छी तरह से चलते हैं। माता पिता बच्चों को भेजने लगे आसानी से? आसानी से। मैंने एक बच्चों का प्रोग्राम शुरू किया था 2002 में। हमने नेशनल प्रोग्राम 10 से 15 साल के बच्चों के लिए एक प्रोग्राम किया था। तो उसमें दिक्कत ऐसी आती थी कि इतने छोटे बच्चों को लाएगा कौन, पेरेंट भेजेगा नहीं भेजेंगे। तो उसमें मेरा एक उसमें नजरिया ऐसा था कि आजकल के बच्चों को इसकी जरूरत ज्यादा है, क्योंकि मेंटल फिटनेस और फिजिकल फिटनेस 2 चीजें आज के बच्चों के लिए बहुत जरूरी है। तो ट्रैकिंग के द्वारा मिल सकती है। और दूसरा ऐसा है कि एडजस्टमेंट बच्चों के लिए बहुत दिक्कत होती है। मुझे यही खाना चाहिए, मैं ऐसे ही रहूंगा, मुझे ये नहीं करना है, मुझे अभी ये नहीं करना है। कॉमन लिविंग जो है ना वो कम हो गया है बच्चों के लेवल, कंफर्ट लेवल बहुत बढ़ गई है, तो उनको वहां पर आना चाहिए।
तो पहले 2-3 साल कम कम बच्चे आते थे, लेकिन जैसे पेरेंट्स को जब उनका एक्सपीरियंस होने लगे, बच्चे खुद का काम खुद करने लगे। कितने बच्चों को खुद पेस्ट निकाल कर ब्रश करना भी नहीं आता था, खुद के कपड़े धोने हैं, कपड़े धोकर सुखाने हैं, वो भी नहीं। स्नान करना है तो उसकी तैयारी करनी पड़ती है, पहले पानी निकालो, फिर साबुन लगाओ, फिर अपने को क्लीन करो, वो नहीं होता था। लेकिन ये जब 8-10 दिन रहते हैं तो अपने आप सीख जाते। फिर पेरेंट कहते नहीं नहीं फायदा हुआ है तो वो स्प्रेड होने लगा। और उसके बाद जो है अभी डलहौजी और कुल्लू एरिया में हमारा प्रोग्राम होता है यूथ हॉस्टल का, उसमें 1,500 हजार बच्चे से 3,000 बच्चे अप्रैल मई में आते हैं। क्या बात है। तो ये बड़ी दिलचस्प बात आपने बताई और मुझे लगता है कि जितने लोग हमारा ये इनसे मिलिए कार्यक्रम सुन रहे हैं ऋषिकेश जी, बहुत जगह पर लोगों को ये प्रेरणा मिलेगी कि बच्चों को पर्वतारोहण के लिए, ट्रैकिंग के लिए भेजा जाए। इससे उनमें बहुत सकारात्मक बदलाव आ सकते हैं। अच्छा, आपके काम का एक पहलू जो है वो है मूक बधिर जो बच्चे हैं उनके लिए काम करना, नेत्रहीन जो लोग हैं उन्हें भी पर्वतारोहण करवाना। ये आइडिया कब आया था और इसे आपने किस तरह से मूर्त रूप दिया? हमने जब ट्रैकिंग शुरू किया था तब एक दूसरे से फोन पर हम बातें करते थे। उस वक्त मोबाइल नहीं थे, तो लैंडलाइन में मेरा एक दोस्त वो बैंक में था, तो उसको फोन करते थे। तो उसका एक ऑपरेटर था, वो ब्लाइंड था, तो वो फोन पे सुनता था, अरे क्या है रोज इनके इतने फोन आते, क्या क्या बातें करते रहते, पहाड़ों की बातें करते हैं। तो उसको जिज्ञासा होने लगा कि पहाड़ों क्यों जाना चाहिए, कैसे जाना चाहिए। उसने हमसे पूछा कि मुझे भी आना है। तो हमने सोचा कि इसको कहाँ ले जाएंगे, हमको खुद को संभालना मुश्किल जहां पर है, ये नेत्रहीन है, इसको कैसे ले जाएंगे और वो क्या वो उसमें से आनंद ले पाएगा। लेकिन वो ज्यादा ही पीछे पड़ा तो कहा ठीक चलो ले जाएंगे। उससे पहले मैं अकेले नहीं, बाहर ने मेरे साथ लोगों को भी लेकर आएंगे। ठीक है बोले। तो फिर हमने सोचा कि कौन सा दिन चुना जाए। 15 अगस्त अपनी स्वतंत्रता दिन है। तो फिर हमने रायगढ़ किला जो है, सबको इतिहास मालूम है, रायगढ़ शिवाजी महाराज है उसके कारण मालूम है। तो उस वक्त हमने वो प्रोग्राम किया था, उसमें 20-22 ब्लाइंड्स आए थे। और उस प्रोग्राम की खासियत ये रही कि हम काफी कोशिश कर रहे थे कि एक भी ब्लाइंड ना गिरे। लेकिन हुआ ऐसे कि वो हमारा हाथ पकड़ के चलते थे और आगे हमारा एक बंदा था, उसके पीछे हाथ पकड़ के वो उसकी मूवमेंट जो बॉडी मूवमेंट है तो उसको कैच करते हुए अपनी स्टेपिंग करते थे। और उस वक्त बारिश इतनी हो रही थी, बहुत बारिश थी, लेकिन किला चढ़ने तक ऐसा हुआ कि एक भी ब्लाइंड गिरा नहीं। लेकिन हमारे बच्चे गिरते थे जो उसको संभाल रहे थे, वो गिरते थे और ब्लाइंड उसको हाथ पकड़ के ऊपर खड़ा करते थे। ओहो हो, गजब। मैंने उनको पूछा होने के बाद कि ऐसा क्यों होता है। तो बोला देखो आपका कंसंट्रेशन जो है ना आपके पैर पे नहीं रहता है जी, आपको दिखाई देता है तो आप इधर उधर देखते रहते हैं, इसके कारण अपने लोग गिरते हैं। हमारा कंसंट्रेशन हमारे पैरों पे रहता है। अच्छा, फिर जब आपने ये मूक बधिर और नेत्रहीन लोगों की एक्टिविटीज को आगे भी बढ़ाया और हिमालय तक ले गए, हाँ, तो क्या हुआ कि पहले सह्याद्री में घूमने के बाद उनको एक्सपीरियंस आ गया, कॉन्फिडेंस भी आया, हमें भी थोड़ा कॉन्फिडेंस आ गया कि उनको हम आगे कोई ले जा सकते हैं। उसके बाद उनको हिमालय में जाने की इच्छा हुई, तो फिर 85 में हम उनको हिमालय ट्रैक के लिए ले गए। तो हमें दिक्कत थी कि चल कैसे पाएंगे, स्नो में चलना है, अल्टीट्यूड गेन करना है, तो थोड़ी परेशानी होगी, ठंड वो सह पाएंगे या नहीं। लेकिन वो अच्छी तरह से हुआ, वो भी एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा हमारा। उसके बाद वो और 2-3 साल चले गए, फिर बोलते नहीं हमें पर्वतारोहण करना है। पर्वतारोहण करना है तो उसके लिए फिर प्रॉपर ट्रेनिंग चाहिए, क्योंकि अपने यहाँ पर रूल है कि ट्रेनिंग होगा तो ही आप चढ़ सकते हैं। फिर दार्जिलिंग की जो इंस्टीट्यूट है वहां पर जो डायरेक्टर थे उनको हमने रिक्वेस्ट की कि नेत्रहीन बंधु है उनके लिए आप कुछ ट्रेनिंग दे पाते हैं तो हम उनको पर्वतारोहण का एक प्रोग्राम करना चाहते हैं। उनका एक्सपीरियंस अच्छा है, आप उनको देखिए, अच्छी तरह से कर पाएंगे। उन्होंने भी महसूस किया कि कर सकते हैं, तो उनके लिए उन्होंने बेसिक कोर्स ऑर्गेनाइज किया, वो सक्सेसफुल रहा। उसके बाद और एक जेंट्स बैंड सक्सेसफुल रही, एक लेडीज बैच आ गए। तो फिर हमने हिमालय में कुल्लू एरिया में एक्सपीडिशन की, लद्दाख की और क्षितिधर पीक पर। वो बहुत अच्छी रही, उसमें 11 ब्लाइंड्स और 1 डेफ एंड डम्ब लड़का था। तो उसमें से 10 लोगों ने लद्दाख की पीक पर चढ़ाई की और एक डेफ ने की, और क्षितिधर जो था उसपे एक ब्लाइंड और एक डेफ उन्होंने आरोहण किया था। तो वो दुनिया की पहली हिमालय की सक्सेसफुल एक्सपीडिशन रही। क्या बात है ऋषिकेश जी, बहुत ही दिलचस्प बातें हो रही हैं और बहुत जानकारी भी मिल रही है और प्रेरणा भी मिल रही है। कार्यक्रम का वक्त आज खत्म हो रहा है, लेकिन हमारी बातें तो खत्म नहीं हुई। अगले हफ्ते आपसे बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा। चलने से पहले अपने श्रोताओं को बता दें कि आज हम बात कर रहे थे पर्वतारोही और प्रशिक्षक ऋषिकेश यादव से। इनसे बातचीत आपके इस दोस्त यूनुस खान ने की। हमारे रिकॉर्डिंग इंजीनियर गणेश शिंदे हैं और विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम को प्रस्तुत करते हैं हर्षवर्धन गवई। अगले हफ्ते इसी समय ऋषिकेश जी से बातों का सिलसिला जारी रहेगा।
इनसे मिलिए।